आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास इंडियन अपनी ज़िंदगी में जब इन्वेस्टमेंट या सेविंग की बात करता है तो सोचता है वो करोड़ों रुपए के बारे में, प्लानिंग करता है करोड़ों रुपए के बारे में, लेकिन उसकी कमर टूट जाती है 10 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा करने में। उसकी कमर टूट जाती है 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये पूरे वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में लोग 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपए भी नॉर्मल सैलरी से बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जब तक वहां पर पहुंचते हैं उसके पहले ही कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपकी पूरी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जितना समय आपको शुरू का 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इकट्ठा करने में लगता है, उससे आधा समय लगेगा आपको 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में या 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में, और उसके बाद और स्लो हो जाता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं डिटेल में, और आज हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, और आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। आज का पूरा वीडियो एक ब्लूप्रिंट है मिडिल क्लास हम जैसे इंडियंस की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेकर। आपको पता है जितने लोग एसआईपी करते हैं, जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने लोग शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, अगर उनका वो प्राइमरी काम नहीं है, मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अगर वो ट्रेडिंग से ही पैसा कमाकर अपना घर नहीं चला रहे हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है उनकी जॉब करना या कोई दूसरा काम करना, बिजनेस करना, और ये साइड में काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपनी इनकम से पैसे बचा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग जिस दिन उनको सफलता मिलने वाली होती है, जब उनका कंपाउंडिंग एक्चुअली वर्क करने वाला होता है ना, उससे पहले ही उसके दरवाजे से निकल आते हैं। मतलब वो एक दरवाजा है जहां घुसने के बाद आपको कभी पैसों की चिंता नहीं होगी, आपको कभी भी पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दरवाजे तक जाने के बाद वहां से वापस चले आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे हार्डेस्ट टाइम ये होता है, सबसे लंबा समय ये होता है, सबसे बोर और थका देने वाला ये समय होता है शुरू के 10 लाख रुपए इकट्ठा करना, 50 लाख रुपए इकट्ठा करना, इवन 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करना। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आप 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी कर रहे हो या 5,000 रुपए हर महीने की एसआईपी कर रहे हो। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी करोगे तो 10 साल बाद ये पैसा हो जाएगा करीब 23 लाख रुपए। इसका मतलब 10 साल लगे आपको 23 लाख रुपए इकट्ठा करने में, और कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, कभी आपने ब्रेक नहीं किया, कभी आपने एसआईपी बंद नहीं की, और आपको रिटर्न भी 12% ठीक ठाक मिल रहा है। फिर 15 साल में ये आपके पैसे हो जाएंगे 50 लाख। उसके बाद 20 साल में ये पैसे होंगे 1 करोड़ रुपए। आप सपने देख रहे थे 5 करोड़ 10 करोड़ के, 20 साल लग गए आपको ये 1 करोड़ रुपए बनाने में। उसके बाद अगला मतलब 2 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे 5 साल में, तीसरा करोड़ आपका बनेगा 3 साल में, चौथा करोड़ आपका बनेगा अगले 2 साल में, और 5वां करोड़ केवल 1.8 ईयर्स में। इसका मतलब क्या है कि पहला करोड़ बनने में आपके 20 साल लगे थे, शुरू के 20 लाख बनने में ही 10 साल लग गए थे, और 20 साल जब आपने वो लगातार इन्वेस्टमेंट करी, पेशेंस रखा, तब आपका पहला करोड़ बना, दूसरा करोड़ आपका बना 5 साल में, तीसरा करोड़ बना 3 साल में, और बाकी के करोड़ तो रॉकेट की स्पीड से। अब होता ये है कि हम 20-25 साल तो हम कर ही नहीं पाते, 20-25 साल तो रुक ही नहीं पाते। यही समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू जो होता है, जो हम लोग मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, वो आपको असर दिखाता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, 40,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, क्या मैं 1 करोड़ रुपए भी कभी ज़िंदगी में इकट्ठा कर पाऊँगा? मैं आज 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 35 साल का हूँ, मैं कभी 1 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता इकट्ठा कर पाऊँगा। मैं सुनता हूँ एसआईपी से लोग करते हैं, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, जब मैं
अपनी खर्चे और सेविंग के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी 50 लाख या 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा कर पाऊँगा। 5 करोड़ 10 करोड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी सैलरी 30,000, 35,000, 40, 50 या 60,000 रुपये भी है, तो भी आप 50 लाख 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि आपको पिरामिड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले पिरामिड लेवल 1 पे आते हैं। पिरामिड कैसे बनता है? ऐसा बनता है तो नीचे वाला सबसे बड़ा दिखाई देता है, सबसे मजबूत होता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट नहीं होता। उसके ऊपर मिड का दिखाई देता है। सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे छोटा दिखाई देता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसी तरीके की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले पिरामिड लेवल 1 में 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। वो पहली चीज़ है इमरजेंसी फंड। जब हम 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी होते हैं और हमें लगता है कि हम किसी तरीके का रिस्क लेंगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, तो मम्मी है ना, पापा है ना, उस समय मम्मी पापा हमारे सेफ्टी नेट होते हैं। लेकिन जब आप अडल्ट हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, उस समय अगर आप सोचोगे कि मम्मी है ना, पापा है ना, तो वो सेफ्टी नेट काम नहीं आएगा। उस समय सेफ्टी नेट काम आता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड की ज़रूरत एज अ सेफ्टी नेट केवल इसलिए नहीं होती कि आप कोई रिस्क लो, इसलिए भी होती है कि ज़िंदगी में बिन बुलाए रिस्क आ जाते हैं, बिन बुलाए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिन बुलाए इश्यूज आ जाते हैं। हम बैठे रहते हैं, हमारे सर पे प्रॉब्लम्स आकर गिर जाते हैं। उसके लिए भी सेफ्टी नेट की ज़रूरत होती है। सेफ्टी नेट के लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि आपकी जो मिनिमम एक्सपेंसेस है मंथली, मिनिमम उसका 6 महीने मल्टीप्लाइड बाई 6, या आइडियल है कि अगर आप 12 महीने के लिए आप इकट्ठा कर पाए, तो अपने 6 महीने के खर्चे या 12 महीने के खर्चे आपको एज अ सेफ्टी नेट बचा कर रखना है। दूसरी चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम सेफ्टी नेट की बात करते हैं तो उसको सेव कहाँ पर रखें। लोग बोलते हैं एफडी में कर दो, इधर रख दो, उधर नहीं। एफडी अच्छा इंटरेस्ट नहीं देती, स्टॉक वगैरह में डालना नहीं है क्योंकि गिर सकता है, पैसे डूब सकते हैं। द बेस्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इमरजेंसी फंड इज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आप पैसे डालकर रखिए, आपको अच्छा रिटर्न देता है, लिक्विडिटी अच्छी होती है। दूसरा जो लेवल है, मतलब लेवल 1 का जो दूसरा स्टेप है, दूसरा पॉइंट है, वो है टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आप है, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, गॉड फॉरबिड आपको कुछ ऐसा अगर हो, तो क्या करोगे? आपके फैमिली की, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अगर पूरी दुनिया में एक सिंगल भी डिपेंडेंट आपके ऊपर है जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपके पैसों की कमी की वजह से, आपके ना रहने की वजह से, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको ज़िंदगी में सफ़र ना करना पड़े, तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना है। और ये लाइफ इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एन्युटी प्लान, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। तीसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी बीमारी आई और आपके पूरे जिंदगी की कमाई स्वाहा हो सकती है। एक चीज़ आया, एक बीमारी आई, एक हेल्थ की प्रॉब्लम आई, एक हार्ट सर्जरी आई, कुछ भी आया, जितने भी पैसे आपने कमाए हुए हैं वो पूरे के पूरे पैसे जा सकते हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आपकी फैमिली में चाहे वो अर्निंग मेंबर हो या अर्निंग मेंबर नहीं है, सबके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। और ये कॉर्पोरेट वाला इंश्योरेंस नहीं, मतलब आप अपना खुद का इंश्योरेंस लीजिए। कॉर्पोरेट वाला इंश्योरेंस बहुत कम कवर करता है, उतना कवर नहीं करता। अब आते हैं स्ट्रेटजी पिरामिड लेवल 2, मतलब बीच वाली चीज़ जिस पे हमें फोकस करनी है। इसमें भी 3 स्टेप हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहला है मिनिमम 20% ऑफ योर इनकम शुड गो इन द इन्वेस्टमेंट। आपकी इनकम जो भी है उसका कम से कम 20%। लोग बोलते हैं कि, मैं खुद भी बोलता हूँ कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, विच इज़ गुड टू स्टार्ट।
क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे थे, तो इससे बेटर है आप 500 रुपये से स्टार्ट कर दो। बट कंपाउंडिंग का फर्क तभी पड़ता है जब आप थोड़े ठीक ठाक पैसे उसमें डालने शुरू करते हो और लंबे समय तक उसमें बना के चलते हो। तो मिनिमम 20% ऑफ योर इनकम शुड गो इन द इन्वेस्टमेंट। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में, फलाना ढिमकाना, हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी आपकी इनकम है, आज आपकी इनकम 10,000 रुपये है, कल आपकी इनकम 1,00,000 रुपये होगी, फिर 10 लाख रुपये होगी। जितनी भी इनकम होगी उसका मिनिमम 20% आपको इन्वेस्टमेंट में डालना ही डालना है। दूसरा है रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास कोई एडवाइजर है तो आपको जाहिर सी बात है वो रेगुलर फंड ही आपको दिलाएगा। बट अगर आप खुद से सर्च करके कोई म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपको केवल और केवल डायरेक्ट फंड लेना चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपेंस रेशियो में करीब 1% का डिफरेंस आपको दिखेगा। और ये 1% का डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाखों रुपए का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही हमेशा लेना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं ले रहे हैं। एजेंट के थ्रू लेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको रेगुलर ही दिलाएगा, क्योंकि उसका भी कमीशन उसमें जाना है। तीसरा, कैगर के बारे में, देयर इज अ नंबर, यू शुड ट्रस्ट दैट बट डोंट वर्शिप इट। जो कैगर होता है कि निफ्टी 50 में 12% मिलेगा या इस फंड में इतना % दे रहा है, ये वेरी करेगा। आज कुछ है, कल कुछ रहेगा, परसों कुछ भी होगा। सो रिलाई बिल्कुल वर्शिप नहीं करना है कि यार 12% मैंने इस पर लगा दिया तो 12% मिलेगा ही मिलेगा। फ्लैक्चुएट करेगा, चेंज होगा। आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करते रहना है, कंटिन्यूअस देखते रहना है, फंड को रिलोकेट करना है, ऊपर नीचे करना है, वहाँ से निकालना है, दूसरी चीज में डालना है। यू हैव टू टेक योर डिसीजन। अब आती है स्ट्रेटजी पिरामिड लेवल 3, दी सेकेंड लास्ट पिरामिड का नंबर। मतलब अभी हम बिल्कुल ऊंचाई पर नहीं पहुंचे हैं, उससे थोड़े से नीचे हैं। इसमें पहली चीज आती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक चीज होती है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अलग होती है। अब गवर्नमेंट कहती है कि 6% का इन्फ्लेशन है जी, 6%। अब पहले तो 6% का इन्फ्लेशन होता नहीं है जिन चीज़ों में आपकी ज़रूरत पड़ती है। आप स्कूल फीस 10% से ज़्यादा, मेडिकल एक्सपेंसेस 12% से ज़्यादा का इन्फ्लेशन है एवरी ईयर, बाकी रिटेल में भी 8-10% का। तो जिन चीज़ों से आपका सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपके खर्चे होते हैं, वो इन्फ्लेशन तो 10% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको 8% 10% रिटर्न कहीं मिल रहा है तो आप नेगेटिव में जा रहे हो। एक्चुअली आपके पैसे कभी ग्रो हो ही नहीं रहे हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब होता क्या है कि चलो मैं मान गया कि 12% भी मेरा इन्फ्लेशन जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी सैलरी अगर 20% बढ़ रही है तो फिर तो मज़े की बात है। 8% ज़्यादा, इन्फ्लेशन 10 से 12% भी है, मेरी सैलरी 20% इंक्रीज हुई तो 8% का बेनिफिट मुझे हो रहा है। 8% तो पैसे बचेंगे नहीं, उसके बाद भी पैसे नहीं बचते। वाई? बिकॉज देन आप 2,000 वाले जूते पहनते थे, अब आप 2,500 वाले जूते पहनोगे। आप एक 30,000 वाला फ़ोन लेकर चलते थे, अब आप 40 या 50,000 वाला लेकर चलोगे, या नोट लेकर चलोगे, या आईफोन पे स्विच कर जाओगे। आप पहले कॉफ़ी पी लेते थे अपने ऑफिस के सामने वाला जो बंदा बनाता है वहाँ पर, फिर आप कैफ़े में जाकर पियोगे। पहले आप महीने में 1 बार ऑर्डर करते थे, अब 3 बार ऑर्डर करते हो। दिस इज लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन का कोई अपर कैप नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो ना। मतलब कोई तो ऐसा तरीका नहीं है कि इतना जी केवल इतना ही इन्फ्लेशन होगा, तो आपकी मर्जी में आ रहा है, जितने आपके पास पैसे हैं, नहीं तो उधार लेकर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन इज द वन विच किल्स यू। ये आपको सबसे ज्यादा मारती है, किल करती है। अगर आपने बाकी इन्फ्लेशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, बट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पे आपका कंट्रोल है, इस इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। इसका सोल्यूशन क्या है? रिवर्स बजटिंग। मतलब हम बजट पहले नहीं बनाएंगे, पूरी सैलरी के बेसिस पे बजट नहीं बनाएंगे। पैसे आते हैं, 20% हमने हटा दिया,
अब बजट बनाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लग्जरी एक्सपेंसेस के लिए हम एक अलग अकाउंट रखेंगे। तो आपके पास मान लो 1 लाख रुपए सैलरी आती है, आपने 20,000 रुपए तो हटा दिए, अब आपको 50,000 रुपए में घर चलाना है, 30,000 रुपए दूसरे अकाउंट में डाल दिए कि मेरा ही पैसा है लग्जरी पे। लेकिन अब आपको फ़ोन खरीदना है, ऑर्डर करना है, तो आपको अपने अकाउंट से पैसे नहीं खर्च करने हैं, उस अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र करना है और फिर खर्च करना है, फिर ऑर्डर करना है, फिर वो परचेज करना है। यू नो व्हाट, एक स्टडी बताती है अप्रॉक्सीमेटली 50% आप कम ऑर्डर करते हो, कम खर्च करते हो, इफ़ even your money you have to transfer from one account to another account. This helps. सबको कंपाउंडिंग पसंद है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पैसे पे पैसा, रुपए पे रुपया खूब बन रहा है जी, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है। बट यू नो, सबसे बड़ा विलन आपका कौन है? एंटी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग तो हम सब जानते हैं, वो सोच सोच के खुश भी होते रहते हैं, कंपाउंडिंग करोड़पति बनेंगे। बट एंटी कंपाउंडिंग आपको मार रही होती है। व्हाट इज एंटी कंपाउंडिंग? चलो समझते हैं। तो कंपाउंडिंग मतलब आपने पैसे डालने शुरू किए और से फॉर एग्जांपल 12-13% का आपको रिटर्न मिल रहा है एक म्यूचुअल फंड में, तो करीब 6 साल में पैसे आपके डबल। बट क्रेडिट कार्ड पर आप खर्चे कर रहे हो, उस पर आपने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट 40%। आप 6 साल में पैसे डबल करोगे, ये 2 साल में आपके पैसे, आपका कर्ज, आपका लोन डबल कर देगा। दिस इज एंटी कंपाउंडिंग। आप चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 6 महीने और वेट करना पड़े, बट किल ऑल योर डेट्स, किल ऑल योर लोन्स, क्रेडिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड अटैच्ड, नो लोन अकाउंट्स अटैच्ड। आप सोचो कि पूरे साल में जितना पैसा कमाते हो, उसमें से 2 महीने के तो 2 महीने का पैसा आप टैक्स में दे देते हो, 3-4 महीने आप बैंक वाले को दे दोगे, 2-3 महीने आपके लिए। आप सोचो कि क्या आप एसेट्स कमा रहे हो, एसेट्स पे आपका कंट्रोल है, एसेट्स को आप ओन करते हो, या एसेट्स आपको ओन करती हैं? एसेट्स आपको बना के रखते हैं। तो सिंपल सा 4 पिरामिड लेवल का स्ट्रेटजी है, प्रोसेस है। सबसे पहला तो सेफ्टी नेट अपना बनाना है तीनों तरीके का, फिर मिनिमम 20% इन्वेस्ट करके रखना है, उसके लिए प्रोसेस है। फिर तीसरा स्टेप है लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके रखना है, उसके इन्फ्लेशन के चक्कर में नहीं आना है। और चौथा है हमें लोन से, डेट से, इन चीज़ों से बच के रहना है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल मेथड्स है, बट दिस वर्क्स रियली वेल। ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने लोगों के साथ थोड़ा समय बिताइए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।